देखो, चैप्टर का नाम है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? पहला बात, ये एक ही दिन का क्लास है, एक ही दिन में ये चैप्टर ओवर हो जाता है। बाद में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में ओवर हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है? देखो, जैसे कि तुम लोग आज सोचो, तुम हम लोग सब बिजनेस है, हम लोग सब सेल करते होंगे, कुछ ना कुछ हम लोग सेल करते होंगे। तो सोचो, हम लोग का कपड़े का बिजनेस है, हम लोग क्या सेल करते हैं? कपड़ा सेल करते हैं, शर्ट। अब हम लोग जब शर्ट सेल करते हैं, तो या तो कैश में करते हैं या तो क्रेडिट में करते हैं। मतलब कैश में करना मतलब शर्ट दिए पैसा ले लेते हैं, या फिर क्रेडिट में करते हैं, शर्ट देते हैं और सामने वाला बोलता है कि वो उधार में खरीद रहा है, मतलब बाद में आके मेरे को पैसा दे देगा। जो भी होता है, ये हम लोगों का एक कंफर्म्ड सेल है। इसको हम लोग ट्रेडिंग में जाकर बाई सेल्स लिख लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल सेल का सोचो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? इस तरह ट्रेडिंग में जाके बाई सेल्स लिख देते हैं। अब एक बार के लिए समझो, ये क्रेडिट सेल है, तो भी हम लोग इधर ही लिखते हैं। और जो भी रहता है, सोचो 1 लाख का सेल है, तो हम लोग ऐसे 1 लाख जाके लिख देते हैं, सिंपल। पर उधार रहता है तो भी लिख देते हैं। और उधार रहता है तो बैलेंस शीट में जाके क्या लिखते हैं कि एक डेटर आ गया है। डेटर मतलब जो उधार में मेरे से खरीदा है, जो बाद में आके मेरे को पैसा देगा, हम उसको कहते हैं डेटर। तो बैलेंस शीट में हम लोग डेटर लिख लेंगे। हम लोग बेसिकली यही करते हैं। ठीक है। पर सोचो, अगर ऐसा हो, जो लोग फ्लिपकार्ट ये सब पे सेल करते हैं या अमेज़न पे सेल करते हैं, वो लोग के साथ क्या होता है? वो लोग हम लोग को सामान तो बेच देता है, सोचो शर्ट बेच दिया, पर 30 डेज का रिटर्न पीरियड देता है। बोलता है कि हम वो मतलब हमको शर्ट भी दे चुका है और मेरे से पैसा भी ले चुका है। प्रॉपर सेलिंग एक्टिविटी हुआ है, जैसे नॉर्मल बिजनेस में होता है वैसा ही होता है। वो मेरे को शर्ट देता है और हम उसको पैसा देते हैं। पर वो मेरे को शर्ट बेचने के टाइम कहता है कि अगर आपने पैसा भी दे दिया है, पर फिर भी अगर आपको शर्ट पसंद नहीं आता है 30 दिन के अंदर, तो आप ये शर्ट को रिटर्न कर सकते हैं। वो सिंपली मेरे को यही कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, पैसा देते हैं। दो चीज होता है, या तो हम लोग उसको रख लेते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, या दूसरा चीज होता है हम लोग उसको रिटर्न करते हैं। अब ये कंपनी कब समझेगा कि हम लोग रिटर्न करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? ये बात कंफर्म होगा 30 डेज के बाद। अगर हम लोग 30 डेज तक रिटर्न नहीं किए, तब वो सेल कंफर्म सेल हो जाएगा और रिटर्न हो भी नहीं सकता है। ये एक बात है, याद रखो। दूसरा बात, हम लोग अकाउंट्स में पढ़े हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है, गैप का। ये इसके बारे में अलग से पूरा एक चैप्टर है, सीए फाउंडेशन में पूरा एक चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है। इसमें हम नहीं घुस रहे हैं अभी। बट ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर 16 रूल्स है। अकाउंट्स करने का 16 रूल्स है। मतलब आज हम लोग जैसे मैं तुम्हें जैसे अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, तुम लोग किसी से जाके भी पढ़ो, वो तुमको यही रूल बताएगा। क्योंकि सभी लोग इस गैप को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग एक ही रूल से अकाउंट्स कर रहे हैं। ठीक है। तो डिटेल में गैप क्या है, क्यों करते हैं, ये हम लोग गैप चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो 16 प्रिंसिपल्स है, 16 प्रिंसिपल मतलब 16 रूल्स है, उसमें एक रूल है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म होता क्या है? कंजर्वेटिज्म में कहा जाता है कि अकाउंट्स में अगर लगता है कि पहले से लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को अभी रिकॉर्ड कर लो।
मतलब अगर हम लोग को लगता है कि फ्यूचर में हम लोग को लॉस होने वाला है तो उसको पहले से लिख लो, और अगर लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मत लिखो, ऐसा बोला जाता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल ये है कि हम लोग एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग को लगता है कि डेटर लोग पैसा नहीं देगा, तो उसके लिए अभी से लॉस, मतलब डेटर को कम कर देते हैं, लेस पीएफडीडी कर देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, और उसको पीएल में खर्चा में आके लिख भी लेते हैं, टू टू पीएफडीडी लिख लेते हैं, ये बताकर कि हो गया लॉस, समझ लो हो गया लॉस। पर अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग को कोई जल्दी पैसा दे देगा, तो हम लोग उसका कुछ नहीं लिखते अकाउंट्स में। ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि कंजर्वेटिज्म फॉलो करने बोला गया है। तो ये रूल है कि कभी भी अगर लगता है, anticipated loss can always be recorded, but anticipated profit can never be recorded in the books of account. Anticipated मतलब लगता है कि अगर हमको कोई लॉस होने वाला है तो उसको अभी से लिख लो, पर लगता है हमको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मत लिखो, जब वो असली में होगा तभी लिखना। ठीक है, ये बोला गया है कंजर्वेटिज्म में। तो वो फ्लिपकार्ट वाले करते क्या होंगे, जिस दिन वो लोग सेल करते होंगे उस दिन लिख तो लेते होंगे बाई सेल्स, और डेटर्स में जाके बैलेंस शीट में लिख देते होंगे डेटर्स 1 लाख, पर उनको ये लिखना नहीं चाहिए, उनको सेल कंफर्म नहीं हुआ है, उनको ये सेल लिखना नहीं चाहिए, पर फिर भी वो जाकर लिख लेते हैं, तो ये सेल गलत है, ये सेल रॉन्ग है, उन्हें नहीं लिखना चाहिए। तो इसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे इस चैप्टर में। अब पहले जाते हैं कंपनी करती क्या है, फिर हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो कंपनी क्या करती होगी, बाई सेल्स लिख लेती होगी और डेटर्स को बैलेंस शीट में जाकर लिख लेती होगी। पर अगर सामने वाला सेल किया है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा, मतलब उसका कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होता होगा। अब हम लोग को सम में देगा कि एक कंपनी है जिसने 1 लाख के गुड्स को सेल किया है, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, बाई सेल्स 1 लाख, डेटर्स 1 लाख, ये कर दिए। बट आगे लिखेगा कि ये जो सेल था ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे था, मतलब अगर सामने वाले ने इसे अप्रूव नहीं किया तो वो इतने दिन के ना कोई टाइम लिमिट दे देगा सब में से 30 डेज, हम लोग फ्लिपकार्ट का बात करें तो 30 डेज लो, लिख देगा सब में कि 30 डेज का अप्रूवल बेसिस है, अगर 30 डेज में उसे रिटर्न करना है तो वो आके आपका गुड्स रिटर्न कर देगा। तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि ये तो फिर लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के हिसाब से जो इनकम हुआ नहीं है उसको लिखना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 लाख के सेल को हटा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेल लिखे थे उसको लेस करके हटा देंगे, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, उस 1 लाख का सेल को हम लोग पहले यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वो लिखना नहीं चाहिए, और डेटर को भी हटा देंगे क्योंकि जब सेल हुआ ही नहीं है तो डेटर भी नहीं आएगा। अब जब सामने वाले को हम लोगों ने सामान बेचा ही नहीं है तो हमारा स्टॉक गोडाउन में ही होना चाहिए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो सामान अभी तक सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो सामान अभी तक सेल नहीं हुआ उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो अगर ये बिका नहीं, सेल नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक में होगा, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। सोचो क्लोजिंग स्टॉक पहले से होगा हम लोग का 20,000, सोचो।
तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया क्या, क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख से बढ़ा दिया, क्योंकि जब हम लोगों का सेल हुआ ही नहीं है तो वो स्टॉक कहाँ होगा, हमारे गोडाउन में होना चाहिए। तो इसलिए सेल को हम लोग हटा दिए, बोले सेल हुआ ही नहीं है। डेटर भी हटा दिए, अगर सेल नहीं हुआ है तो फिर डेटर कहाँ से आया, डेटर भी नहीं है। अगर सेल हुआ ही नहीं है तो वो सामान मेरे क्लोजिंग स्टॉक में होगा, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1 लाख से इंक्रीज हो गया। तो हम लोग टोटल क्या पढ़े, इस सम में 4 ही एडजस्टमेंट होता है। याद रखना, इस सम में सिर्फ 4 एडजस्टमेंट होता है, पहला सेल्स का, दूसरा डेटर का, और बाकी 2 क्लोजिंग स्टॉक का। हम लोग का 2 रेट रहता है, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। जब भी क्लोजिंग स्टॉक का काम करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, सेल्स और डेटर्स का काम सेलिंग प्राइस पे करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को जब ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे स्टॉक का। तो हम लोग जो लेस करते हैं वो हम लोग लेस करते हैं सेलिंग प्राइस, डेटर से और सेल से, ऐड करते हैं हम लोग दोनों क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्रॉफिट्स, कॉस्ट प्राइस से। हम लोग जब सेल हम लोग किस पे करते हैं, डेफिनेटली ऑलवेज सेल होगा सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस को जब हम लोग लेस भी करेंगे तो सेलिंग प्राइस पे ही करेंगे, मतलब सम में 2 अमाउंट दिया हुआ रहेगा, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। हम लोग जब इसको लेस करेंगे तो सेलिंग प्राइस से करेंगे सेल्स को, और डेटर्स भी तो हमको सेलिंग प्राइस ही देता ना, तो इसलिए डेटर को भी लेस करेंगे सेलिंग प्राइस। पर क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक दोनों ऐड होगा कॉस्ट प्राइस। ओके मैम। इलस्ट्रेशन 1 में बोल रहा है, CE sends goods to its customer on sales or return basis। तो एग्जाम में ये लाइन पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। The following transaction took place during 2016। ये जो भी सेल हुआ है ये 2016 में हुआ है। क्या हुआ, सितंबर 15 को देखो, sent goods to customer on sales or return basis at cost plus 33.33% 1 lakh। कॉस्ट में 33.33% ऐड करके हम लोग सेलिंग प्राइस बनाकर उसको 1 लाख का सामान कस्टमर को बेचे हैं। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 1 लाख, और उससे प्रॉफिट अगर हटा दे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर 20 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, 20 अक्टूबर को कस्टमर ने 40,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। 25 नवंबर को रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, और 25 नवंबर तक उसने कंफर्मेशन का लेटर भेज दिया है कि 40,000 का गुड्स हम रख रहे हैं। और 31 दिसंबर गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, और 31 दिसंबर तक कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं आया है 20,000 के गुड्स को लेकर। तो हुआ क्या है देखो, हम समझा रहे हैं, 1 लाख का वो सेल किया, जो वो 1 लाख का वो सेल किया था उसका हुआ क्या, 40,000 उसने रिटर्न कर दिया। 40,000 उसने एक्सेप्ट कर लिया, और 20,000 के लिए वो अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो 20,000 का वेटिंग है, पता नहीं है एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, कुछ पता नहीं है। अब बोल रहा है सीई रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल। ये कंपनी क्या किया, इसको एक ऑर्डिनरी सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया, जैसे एक नॉर्मल सेल करते हैं वैसे 1 लाख बाई सेल्स बोलकर 1 लाख लिख दिया, जैसे हम भी लिख दिए थे। You are required to pass necessary journal entry in the books of CE, assuming that accounting year closes on 31st December 2016। हम लोग का साल कब खत्म होता है, 31st December 2016 में,
और वो इसको नॉर्मल सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया है, तो उसने ये गलत किया है, हम लोग को ये ठीक करना है, पर इसके लिए एक जर्नल पास करना है इन द बुक्स ऑफ सीई। तो इसका फॉर्मेट कैसा है, हम लोग सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एक लेजर फोलियो बनता है, और अमाउंट। अमाउंट में डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ता है, पहला वाला डेबिट है, दूसरा वाला क्रेडिट है। अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले वो सितंबर 15 को एक सेल किया था, वो जो सेल किया था इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, सेल करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, बोलो। नॉर्मली हम लोग जब भी सेल करते हैं तो इसका एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स आ गया, एसेट आया, इसलिए डेटर अकाउंट डेबिट, और सेल्स हम लोग का इनकम है, इसलिए टू सेल्स। तो हम लोगों का ये एंट्री हुआ, ये सिंपल एंट्री है, ये हम लोग क्लास 11 से करते आ रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल है। पर 20 अक्टूबर को क्या हुआ, उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न करने से क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न हम लोग का लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और अगर सामने वाले ने सेल्स रिटर्न कर दिया है तो वो मेरे को पैसा तो देगा नहीं, तो जो डेटर को हम लिख के रखे थे डेबिट में वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है, वो मेरे को पैसा नहीं देगा, इसलिए टू डेटर। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। जो 40,000 का था वो एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, वो जब एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके लिए कोई जर्नल देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही तो पास करके रखे हैं ना, डेटर्स टू सेल्स, मतलब सेल हुआ है, तो हम लोग 40,000 तो 1 लाख के अंदर ही है, तो एक्सेप्ट करने का कोई जर्नल एंट्री देने का जरूरत नहीं है। तो एक्सेप्ट किया है, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। फिर बोला है कि बाकी 20,000 का गुड्स के लिए वो साइलेंट है, जिसके लिए वो साइलेंट है उसको मान लेंगे कि वो नहीं लेगा, वो कैंसिल, वो सेल हम लोग कैंसिल कर देंगे। हम लोग स्टार्ट, देखो, रिटर्न का एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिटर्न नहीं किया है, वो चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो क्या चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेल हम लोग रिकॉर्ड किए हैं उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, सेल्स टू डेटर्स कर देंगे, मतलब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैम मैम इन नरेशन क्या लिखा है आपने? बीइंग सेल्स कैंसिल्ड, सेल ओके हम मैम। लोग कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब अगर हम लोग सेल कैंसिल कर दिए हैं
तो वो सामान मेरे क्लोजिंग स्टॉक में तो जाना चाहिए। अगर हम मान रहे हैं कि हम सेल नहीं किए, हम सेल कैंसिल करके क्या बोलना चाहते हैं कि सेल हम नहीं किए, तो अगर हम सेल नहीं किए तो वो गुड्स कहाँ गया, वो गुड्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक में गया। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के आया था। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम बोले थे क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। ये जो 20,000 है वो सेलिंग प्राइस है। तो तुम लोग एक बात सोचो, अगर मेरा प्रॉफिट कितना था, 33.33% था, कॉस्ट प्लस 33.33%, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा। देखो ये चार कॉन्सेप्ट है, इसको लिखना है और लर्न करना है। ये डेरिवेशन से निकला है, डेरिवेशन हम लोगों को सीखना नहीं है, हम लोग को ये सिर्फ याद रखना है क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी एग्जाम में पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लर्न कैसे रखना है, देखो 16.66% अगर सेल्स का दिया है और हम लोग उसको कॉस्ट में कैलकुलेट करना है तो 20% कॉस्ट का कर देंगे। जैसे इस सम में क्या दिया है, कॉस्ट प्लस 33.33%, कॉस्ट प्लस 33.33% मतलब कॉस्ट 33.33% ऑन कॉस्ट। जब बोला है कॉस्ट प्लस 33.33%, इसका मतलब है वो कॉस्ट का दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर है, 25% ऑन सेल्स, ये प्रॉफिट के लिए दिया हुआ है। हम लोग का प्रॉफिट कितना है, 33.33% ऑन कॉस्ट। तो हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तब तो क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटाएंगे तब तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो हम लोग को प्रॉफिट जानना है। तो अगर सम में दिया हुआ है 33.33% ऑन कॉस्ट, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे 25% ऑन सेल्स। हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000। मैम 5,000 होगा। हाँ, तो हम लोग प्रॉफिट कितना करते हैं, 20,000 के ऊपर 25%। 25% कहाँ से आया, सम में दिया था 33.33% ऑन कॉस्ट, वो बराबर है 25% ऑन सेल्स। तो हम लोग के पास कॉस्ट तो है नहीं, हम लोग के पास सेल्स है, तो हम लोग सेल्स का 25% अगर मारेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 5,000। सेलिंग प्राइस है 20,000, उस पे प्रॉफिट है 5,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15,000। तो हम क्या बोले, क्लोजिंग स्टॉक का काम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो 20,000 सेलिंग प्राइस था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000। तो नीचे जाके क्लोजिंग स्टॉक के सामने 15,000 लिखेंगे। मैम हेलो मैम। हाँ बोलो। इलस्ट्रेशन 2 में बोल रहा है, एस लिमिटेड सेल्स आउट इट गुड्स टू डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। हम लोग एस है, हम लोगों ने कुछ सेल किया है पर सेल्स और रिटर्न बेसिस पे किया है। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। उसने क्या किया है, ये पूरे सेल को एक्चुअल सेल मान लिया है, मतलब नॉर्मल सेल, एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक, और इसको जर्नल में पास भी कर दिया है। Just before the end of the accounting year on 31/3/2016, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each. वो क्या किया, ये कितना दिया, वो एक्चुअली कितना सेल किया, अब उसका डिटेल दे रहा है। वो 200 पीस गुड्स दिया है, एक एक गुड्स का दाम है 250,
इसका कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 250, मतलब कितना बॉक्स कर दो, कितना बॉक्स भेजा, 200 बॉक्स भेजा। कितने में भेजा, 250 रुपीज में बेचा, मतलब 50,000 का सेल किया है। अभी कॉस्ट प्राइस जाने दो, सिर्फ सेलिंग प्राइस पे फोकस करो। फिर बोल रहा है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट ऑफ दीज गुड्स ऑन 31/3/16 50 वेयर रिटर्न। 200 में से उसने 50 गुड्स रिटर्न कर दिया है। सेवेंटी वेयर सोल्ड, 70 उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बिक गया मतलब एक्सेप्ट। और while for the other goods date of return has not yet expired, बाकी के लिए वो अभी तक कुछ नहीं बोला। तो ये टोटल हुआ है, सम क्लियर है। सम क्लियर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे बताओ। देखो इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 में हम लोग को बोल रहा है Cali company sends out its gas container to dealers on sale or return basis. All such transactions are treated as actual sale. उसने पूरे ट्रांजैक्शन को एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट कर दिया है। एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक, और जर्नल भी पास कर दिया है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 gas container which cost them 900 each have been sent to the dealer on sent or return basis. उसने कितना कंटेनर सेल किया है, 100 कंटेनर सेल किया है। ठीक है, एक एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, विच कॉस्ट देम मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 900। याद रहे ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट है। have been debited to his account at 1200 each, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 1200। इस लाइन का मतलब है सेलिंग प्राइस है 1200। तो 1200 ईच में वो सेल किया है। आउट ऑफ दिस ओनली 20 कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच। वो टोटल उसको 100 कंटेनर सेल किया है, पर उसमें से 20 कंटेनर 1500 में बेचा है, पर 80 कंटेनर 1200 में बेचा है। मतलब कुछ नहीं है, दो रेट में सेल किया है। 80 कंटेनर को 1200 में बेचा है, 20 कंटेनर को 1500 में बेचा है। बोल रहा है इसका जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है। तो बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। अच्छा, ये जो दिया है आउट ऑफ दिस ओनली 20 कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच, इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब इसमें पूरा सम ही साइलेंट है, इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ही देखो, अगर सम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हुआ, वो एक्सेप्ट किया, रिटर्न किया, क्या किया, तो हम लोग मान लेंगे कि पूरा सम में ही वो साइलेंट रहा, वो कुछ भी नहीं किया। तो पूरा सेल्स कैंसिल कर देंगे और उसको क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग डाल देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री मेरे को अमरूप बताओ। देखो इलस्ट्रेशन 5 में बोल रहा है A sends out goods on approval to few customers and includes the same in the sales account. हम लोग सेल्स ऑन अप्रूवल में सामान बेचते हैं और फिर उसको सेल्स अकाउंट में लिख लेते हैं। On 31st March 2016, the trade receivable balance stood at 1 lakh.
हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, हेलो। मतलब हम लोग का पहले से डेटर में बैलेंस कितना, तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि पहले से डेटर्स में लिखा हुआ है 1 लाख, मतलब बैलेंस शीट में डेटर होता है ना, पहले से लिखा हुआ है उसमें 1 लाख, मतलब हम लोग का डेटर पहले से है 1 लाख का, हम लोग कुछ सेल किए होंगे, पहले से डेटर है, उसमें से 7,000 sent on approval against which no intimation was received during the year। इंटीमेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो वो हम लोगों को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है, जो 7,000 का गुड्स हम लोग बेचे थे उसके लिए वो कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब साइलेंट है, 7,000 का गुड्स वेटिंग है। उसके बाद बोल रहा है these goods were sent out at 25% over and above cost price। ये तो सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि डेटर्स में घुसा हुआ था, डेटर्स में हमेशा सेलिंग प्राइस रहता है। कॉस्ट प्राइस हम लोगों को ये जो सेलिंग प्राइस है ये कैसे है, 25% ऑन कॉस्ट। ये क्लियरली देखो सब में लिखा है, ये गुड्स, दीज गुड्स वेयर सेंट आउट, ये गुड्स हम लोग भेजे 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। इसका सिंपली मतलब है 25% ऑन कॉस्ट, ये प्रॉफिट हम लोग उसमें रखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कुछ और होगा प्रॉफिट हटाकर। एंड वेयर सेंट टू मिस्टर एक्स 4,000, मिस्टर वाई 3,000। ये 7,000 का गुड्स हम लोग एक आदमी को नहीं भेजे हैं, अलग अलग आदमी को भेजे हैं, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ये बिना मतलब सम को इंक्रीज करने के लिए दिया है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल बात है, 7,000 का गुड्स मेरा वेटिंग पे है, अब मिस्टर एक्स से है मिस्टर वाई से है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। Mr. X sent intimation of acceptance of 30th April, पर अब है क्यों, अब हम लोग को बोल रहा है एक आदमी, जिस, देखो दो आदमी था, ये जो 4,000 3,000 दिया है वो ऊपर के 7,000 का ब्रेकअप है, ठीक है। जो 7,000 का गुड्स अभी तक आंसर नहीं आया था वो मिस्टर एक्स का था, उसमें से 4,000 का सामान, और मिस्टर वाई का था 3,000 का सामान। जो मिस्टर एक्स था सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वो मिस्टर एक्स बोल रहा है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब 4,000 का गुड्स एक्सेप्ट हो रहा है। और जो मिस्टर वाई है रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, ये हम लोग को गुड्स रिटर्न भी कर दे रहा है 10th अप्रैल को, तो 4,000 का सामान एक्सेप्ट हो रहा है, 3,000 का सामान रिजेक्ट हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। हम जो बैलेंस शीट में दिखाए थे ये लोग बोल रहे हैं बैलेंस शीट भी दिखाओ। शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल, सिर्फ अप्रैल में जो एंट्री हुआ है सिर्फ वही दिखाओ, अप्रैल के पहले का एंट्री मत दिखाओ। फिर बोल रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 60,000, पहले से हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना था 60,000, इसका अभी कोई काम नहीं। तो जर्नल एंट्री में हम लोग को करना क्या है, हम लोग 31 मार्च को क्या किए होंगे, अप्रैल में तो कंफर्मेशन मिला, रिजेक्शन हुआ, जो हुआ अप्रैल में हुआ, 31 मार्च तक तो हम लोग को लगा गुड्स वेटिंग पे है, तो हम लोग को जब भी लगता है गुड्स वेटिंग पे है हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास कर देते हैं,